नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया विषय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का साथियों रीट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्या स्थान है, चाहे L1 हो चाहे L2 हो। तो हम मनोविज्ञान को बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर समझेंगे और वो आपकी L1 और L2 रीड दोनों के लिए क्या है कि काम आएगा। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और जिस यूनिट नंबर 1 को अपने शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है शैक्षिक मनोविज्ञान अर्थ क्षेत्र कार्य पार्ट नंबर 1। साथियों मनोविज्ञान है उसको क्या है कि इंग्लिश के अंदर साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी और लोगस। साइकी और लोगस। अब साथियों साइकी का मतलब होता है और लोगस का मतलब, इन दोनों का अपने क्या है कि एक एक करके देख लेते हैं। तो साइकी का मतलब है आत्मा और लोगस का मतलब है अध्ययन। तो अपने क्या है कि शाब्दिक अर्थ के तौर पर मनोविज्ञान को या साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन अपने कह सकते हैं। यानी साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, यहां शाब्दिक तौर पर अपने क्या माने, आत्मा का अध्ययन। याद रखना साइकोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब है आत्मा और लोगस का मतलब है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करना। वो विज्ञान या वो क्या है कि किताब या पुस्तक या वो क्या है कि मैटर जिसके अंदर आत्मा का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान। क्या कहा जाता है? मनोविज्ञानी, यानी मन का विज्ञान, जिसके अंदर मन की आंतरिक संरचना का, मन के विचारों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी आत्मा का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। प्राचीन समय के अंदर मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में उसका अध्ययन है वो किया जाता होगा। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी विशिष्ट शाखा के रूप में? दर्शन शास्त्र। यानी मनोदर्शन शास्त्र की एक शाखा है, उसके रूप में क्या है कि मनोविज्ञान का अध्ययन है वो कर लिया जाता था। साथियों मनोविज्ञान का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ है। मुख्य रूप से हम मनोविज्ञान की शाखा को, मनोविज्ञान के विकास को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। सबसे पहले जो भाग आता है उसका नाम है आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले क्या था? आत्मा का विज्ञान। उसके बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद में चेतना का विज्ञान और अंतिम और लास्ट है व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता परीक्षा में इनसे संबंधित क्या है कि विद्वान जो इनके समर्थक रहे हैं या इनके कटु आलोचक रहे हैं, इन क्या है कि मनोविज्ञान के जो चरण है इनसे संबंधित वो क्या है कि कई बार पूछ ली जाते हैं। चलो साथियों पर एक एक करके इनके जो मनोविज्ञान का जो विकास है, उनके जो चरण है, जो कदम है, उनका एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान का जो विकास हुआ वो आत्मा का विज्ञान के रूप में हुआ। किस रूप में हुआ? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे विद्वानों ने, जो उस वक्त के दार्शनिक थे, उन्होंने ये माना कि मनोविज्ञान है वो एक आत्मा का विज्ञान है, यानी इसके अंदर आत्मा का अध्ययन है वो किया जाता है। और ये मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी तक जारी रहा। कितनी शताब्दी तक है? 16वीं सदी तक, यानी 16वीं सदी तक ये जारी रहा। और इसको मानने वाले जो प्रमुख विद्वान थे वो साथियों 3 थे, यानी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख जो दार्शनिक या जो विद्वान है वो 3 है। और वो 3 कौन कौन से हैं? इनमें से एक है प्लेटो। क्या नाम है? प्लेटो। दूसरे हैं अरस्तु। प्लेटो है, अरस्तु है और तीसरे है डेकार्टे। यानी ये 3 विद्वान ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि पूछ लिया जाता है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले 3 विद्वान प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। कौन कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे।
प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ये कहते थे कि मनोविज्ञान है वो एक आत्मा का विज्ञान है, इसके अंदर आत्मा का अध्ययन है वो किया जाता है। दूसरा जो चरण था मनोविज्ञान का वो था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यानी दूसरा चरण है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया है, और ये था 17वीं शताब्दी तक। कितनी शताब्दी तक है? 17वीं शताब्दी तक। बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जो ये मानते हैं कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है या मस्तिष्क का विज्ञान है, या इसके अंदर मन का अध्ययन किया जाता है या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से क्या है कि इसको स्वीकार करने वाले इस सिद्धांत को 4 विद्वान है। कितने विद्वान है? 4 विद्वान है, और चारों के चारों विद्वान हम एक एक करके देख लेते हैं। मन या मस्तिष्क को मानने वाले विद्वान 4 हैं, उनमें से पहला है पोम्पोलॉजी। क्या नाम है? पोम्पोलॉजी। और उसके बाद में दूसरे है थॉमस रीड। थॉमस रीड पोम्पोलॉजी है, थॉमस रीड है, और उसके बाद में बर्कली है, और तीसरे है, चौथे है जॉन लोक। कौन है? जॉन लोक। अब दोबारा देख लेते हैं साथियों कि मन व मस्तिष्क को मनोविज्ञान को विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? वो 4 हैं। कौन कौन से? पोम्पोलॉजी है। कौन है? पोम्पोलॉजी, उसके बाद में थॉमस रीड, उसके बाद में बर्कली, और उसके बाद में जॉन लोक। ये चारों विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान कितनी शताब्दी तक माना गया? 17वीं शताब्दी। मानने वाले 4 विद्वान कौन है, या इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले 4 विद्वान कौन कौन से हैं? पोम्पोलॉजी है, थॉमस रीड है, बर्कली है, और जॉन लोक है। कौन कौन से हैं? पोम्पोलॉजी, थॉमस रीड, बर्कली, जॉन लोक। साथियों बहुत बढ़िया तरीके से याद करना। अक्सर पेपर में क्या है कि मानने वाले, नए मानने वाले, या मत को स्वीकार करने वाले, मत को स्वीकार न करने वाले, इनके अंदर से क्या है कि वो आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से मानने वाले विद्वान है, निम्नलिखित में से मानने वाले विद्वान है, नहीं है। तो अच्छे तरीके से क्या है कि अपने को ये चिंतन करके, मनन करके याद करना है। तीसरा जो मनोविज्ञान का जो चरण है वो क्या है कि चेतना का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान के अंदर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मनोविज्ञान है उसके अंदर चेतना का अध्ययन किया जाता है। यानी किसका अध्ययन किया जाता है? चेतना का अध्ययन किया जाता है। और मुख्य रूप से क्या है कि इस मत को जो मानने वाले विद्वान हैं वो भी साथियों 4 हैं। कितने विद्वान हैं? 4। और चेतना का विज्ञान है वो 19वीं सदी तक रहा। यानी चेतना का विज्ञान है वो मनोविज्ञान को कितनी सदी तक माना? 19वीं सदी तक माना। और इसको स्वीकार करने वाले कितने विद्वान हैं? 4। एक एक करके देख लेते हैं। विलियम जेम्स, दूसरे विलियम वुंड, विलियम जेम्स है, विलियम वुंड है, जेम्स सली है, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सली और वाइस। चौथे क्या नाम है? वाइस। दोबारा देख लेते हैं। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले 4 विद्वान या इस मत को स्वीकार करने वाले 4 विद्वान कौन कौन से हैं? विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सली और वाइस, जो ये स्वीकार करते हैं कि मनोविज्ञान वो एक चेतना का विज्ञान है। और जो ये चेतना शब्द है इसकी एक विद्वान मैकडूगल उन्होंने आलोचना की है। किस विद्वान ने? मैकडूगल ने इसकी आलोचना की है। एक किताब लिखी उन्होंने मैकडूगल ने, उसका नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। क्या नाम है? आउटलाइन साइकोलॉजी। किसकी है? आउटलाइन साइकोलॉजी जो बुक है ये मैकडूगल की है। इसमें प्रसिद्धि का कारण यह है कि इस किताब के अंदर चेतना की आलोचना की गई है। बस ये ध्यान रखना, किसकी आलोचना की गई है? चेतना शब्द की आलोचना की गई है। किताब का नाम क्या है?
आउटलाइन साइकोलॉजी। क्या नाम है? आउटलाइन साइकोलॉजी। और विद्वान का नाम क्या है? मैकडूगल। विद्वान का नाम क्या है? मैकडूगल, जिसने क्या है कि चेतना शब्द है उसकी आलोचना की है। चौथा जो क्या है कि मनोविज्ञान का जो रूप है, जो वर्तमान में अस्तित्व के अंदर है या वर्तमान में जो चल रहा है, उसका नाम है व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। क्या नाम है? व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। व्यवहार व अनुभूति विज्ञान ये 20वीं और 21वीं सदी के अंदर है। वर्तमान में ये चल रहा है व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान को वर्तमान में कौन सा विज्ञान माना गया है या कौन किसके अध्ययन इसके अंदर किया जा रहा है, व्यवहार का या अनुभूति का। ये 20वीं 21वीं शताब्दी के अंदर इसको स्वीकार किया गया है। ये चौथा चरण है मनोविज्ञान का। और इसको क्या है कि मानने वाले जो विद्वान हैं वो भी साथियों 4 हैं। कितने हैं? 4, जो ये स्वीकार करते हैं कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है या मनोविज्ञान है वो अनुभूति का विज्ञान है। जो 20वीं और 21वीं सदी यानी वर्तमान में जो मनोविज्ञान जारी है उसको किसका विज्ञान कहा गया है? व्यवहार का विज्ञान या अनुभूति का विज्ञान है कहा गया है। और इसको स्वीकार करने वाले इस मत को वो भी 4 विद्वान हैं। देख लेते हैं एक करके कौन से हैं। 1 नंबर पे है वाटसन। और उसके बाद में है वुडवर्थ। उसके बाद में है स्किनर। और उसके बाद में है मैकडूगल। ये 4 ऐसे विद्वान हैं जो स्वीकार करते हैं कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान है। कौन कौन से? वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल। कौन कौन से? वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल। तो ये चारों ये मानते हैं कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। और वाटसन ने क्या है साथियों 1913 के अंदर मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना। कब है? 1913 के अंदर, यानी 1913 के अंदर वाटसन ने क्या है कि मनोविज्ञान को क्या माना है? विशुद्ध विज्ञान माना है। यानी उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान है वो क्या है? विशुद्ध विज्ञान है। इसलिए व्यवहारवाद जो संप्रदाय है, यानी व्यवहारवाद जो संप्रदाय है, व्यवहारवाद जो संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक हैं, जन्मदाता है या इसको जो चलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? वो वाटसन है। कौन है? वाटसन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वह और उधर वह, यानी व्यवहार और उधर वाटसन, वह में दोनों साइड में आ रहा है, इसका टच हो जाएगा। तो आप इस प्रकार भी याद कर सकते हो कि व्यवहारवाद जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक का नाम क्या है? वाटसन। या व्यवहारवाद संप्रदाय है वो किसने चलाया? वाटसन ने। अब क्या है कि वाटसन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति या लाइन कह सकते हैं आप जो बोल रही है, जो कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वो इस प्रकार से है कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, आप मुझे कोई भी बालक दे दो, आप जो चाहे मैं बना सकता हूं। यानी वाटसन ये कहता है कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, आप जो चाहेंगे वो मैं आपको बना दूंगा। चाहे डॉक्टर है, चाहे वकील है, चाहे कोई पुलिस का है, चाहे इंजीनियर है, चाहे कोई नेता है, कोई भी, या डाकू है या कोई अपराधी है, आप जैसा चाहे वैसा मैं बना सकता हूं। ये बात वाटसन कहता है। कौन कहता है? वाटसन। उसके बाद में साथियों क्या हुआ कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं उनका नाम है फ्राइड। क्या नाम है? फ्राइड। और फ्राइड जो विद्वान है, जो मनोवैज्ञानिक है, उनसे संबंधित क्या है कि प्रश्न 1 या 2 बार कई बार पूछ लिया जाता है। बच्चों को कई बार उलझन होती है कि फ्राइड ने ना मन को 3 भागों में बांटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि फ्राइड ने मन को 3 भागों में बांटा। यानी फ्राइड नाम करके जो मनोवैज्ञानिक है उसने क्या है कि मन को 3 भागों में बांटा है। और वो 3 भाग हम एक एक करके देख लेते हैं कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं और इसका उनका कितना प्रतिशत है, वो क्या योगदान रहता है जो पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो इसका भाग था वो है चेतन। क्या नाम है? चेतन। और दूसरा जो इसका भाग है उसका नाम है अचेतन। चेतन, अचेतन। और तीसरा है अर्धचेतन।
आधा काम तो अपना यही हो गया। यानी फ्रायड ने मन को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। और फ्रायड ने जो मन को 3 भागों में बांटा, उसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं? चेतन है, अचेतन है, अर्धचेतन है। कौन कौन से? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन है ये मस्तिष्क का 10% होता है, और अचेतन होता है ये मस्तिष्क का 90% होता है, और अर्धचेतन है ये दोनों के बीच की अवस्था होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, यानी चेतन मस्तिष्क का कितना? 10%, और अचेतन मस्तिष्क का कितना? 90%। और इन दोनों के जो बीच की अवस्था है वो क्या कहलाती है? अर्धचेतन। याद रखना, दोनों के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? अर्धचेतन। और अब ये अपन देख लेते हैं एक एक करके, ये चेतन का क्या कार्य होता है। चेतन क्या होता है? मस्तिष्क को जागृत अवस्था के अंदर रखता है, या अपन यूं कह सकते हैं कि मस्तिष्क को जगाए रखना, मस्तिष्क को जागृत अवस्था में रखने का कार्य कौन करता है? वो है चेतन अवस्था। यानी चेतन जो मस्तिष्क का जो भाग है, जो पार्ट है, जो प्रकार है, उसके अंदर 10% हिस्सा होता है, तो मस्तिष्क को जगाए रखता है, जागृत अवस्था के अंदर रखता है। और जो अचेतन अवस्था है जो मस्तिष्क की, इसके अंदर साथियों जो मुख्य जो बात होती है वो ये होती है कि दुख या कोई घटना वाली जो बातें होती है वो क्या है कि अचेतन अवस्था के अंदर होती है, जिसको हम भूलना चाहते हैं। याद रखना, ऐसी बातें जिनको हम भूलना चाहते हैं, जो दुख भरी हो या कष्टदायी हो हमारे लिए, उन बातों को हम भूलना चाहते हैं, वो बातें कहां किसके अंदर होती है? अचेतन मन के अंदर होती है। और कितने प्रतिशत होती है? 90% मस्तिष्क के अंदर। कितने प्रतिशत है? 90% जो मस्तिष्क का हिस्सा है अचेतन अवस्था का, उसके अंदर क्या है कि इस प्रकार की बातें भरी रहती है। और अर्धचेतन के अंदर क्या होता है? इन दोनों के बीच की अवस्था, यानी दोनों के बीच का जो मैटर है वो किसमें होता है? अर्धचेतन के अंदर होता है। एक बार और देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करना। फ्रायड ने मन को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। उसके बाद में चेतन जो अवस्था मस्तिष्क की कितनी होती है? 10%। कितनी? 10%। और इसका कार्य क्या होता है? मस्तिष्क को जागृत अवस्था के अंदर रखना, मस्तिष्क को जगाए रखना। उसके बाद में दूसरी जो अवस्था है वो है अचेतन अवस्था। क्या नाम है? अचेतन अवस्था। और ये मस्तिष्क की कितनी होती है? 90%। कितनी होती है? 90%। और इसके अंदर क्या होता है? इस प्रकार की बातें जिनको हम भूलना चाहते हैं, दुख भरी बातें, कोई इस प्रकार की घटना जिसको इंसान भूलना चाहता है, वो किसके अंदर होती है? अचेतन अवस्था के अंदर। और अचेतन अवस्था माइंड का कितना प्रतिशत होता है? 90%। और इन दोनों के जो बीच की जो अवस्था है वो है साथियों अर्धचेतन अवस्था। क्या होती है वो? अर्धचेतन अवस्था। इस प्रकार क्या है कि फ्रायड ने मन का बहुत बढ़िया तरीके से किया, विश्लेषण करके हमें समझाया है। अब साथियों ने कुछ क्या है कि मनोविज्ञान और शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षा की कुछ विद्वानों की दी हुई महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो अपने एक एक करके देख लेते हैं। आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर अक्सर क्या है कि 1 या 2 परिभाषा देखने को मिलती है और स्टूडेंट अक्सर उनके अंदर मार खा जाता है। तो अपने आज यहाँ मुख्य रूप से क्या है जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं वो देखेंगे। बाकी क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं वो आप देख लेना, और शिक्षा की बहुत सारी परिभाषाएं वो भी आप उनकी रीडिंग है वो क्या है कि अवश्य मार लेना। मेरी नजरों के अंदर जो अच्छी लगी परिभाषा है वो मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा, अपने चर्चा करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वो अपने क्या है कि विद्वानों ने जो दी है वो अपने एक एक करके देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर मुख्य रूप से 4-5 बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने इनकी परिभाषाएं दी है, जो अक्सर क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा में आती है। सबसे महत्वपूर्ण इन विद्वानों में से एक है स्किनर। स्किनर ने क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापक एवं अधिगम से है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा साथियों, दोबारा देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन एवं अधिगम से है, जिसका संबंध अध्यापन एवं अधिगम से है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की। किसकी? स्किनर की। अब दूसरे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है, उनका नाम है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो। अब क्रो एंड क्रो की शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित परिभाषा ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की जरूरत से लेकर के
शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। बहुत बढ़िया परिभाषा दी है, दोबारा देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। क्या करता है? वर्णन और व्याख्या करता है। तीसरे भी बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है, उनका नाम है पील। पील नामक जो विद्वान है, उन्होंने क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। एक लाइन के उत्तर दे दिया, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसने कहा? पील ने। किसने कहा? पील ने। अब स्किनर ने एक और अच्छी परिभाषा दी है साथियों, वो और देख लेते हैं। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। दोबारा देख लेते हैं, स्किनर क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये कौन कहता है? स्किनर कहता है। एक विद्वान और है महत्वपूर्ण, पेस्टालोजी। पेस्टालोजी क्या कहता है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा मनुष्य की समस्त क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। दोबारा देख लेते हैं, पेस्टालोजी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहता है कि शिक्षा मनुष्य की समस्त क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। ये कौन कहता है? पेस्टालोजी कहता है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो 19वीं ईस्वी से मानी जाती है, यानी 1900 ईसा से क्या है कि ईस्वी से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। अब अपने कुछ, ये तो अपने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा थी कुछ विद्वानों की। आप और क्या है, बहुत सारे विद्वानों की परिभाषाएं दे रखी है अपने बुक के अंदर, वो आप अध्ययन कर लेना ताकि आप इनसे हटकर के कोई क्या है कि परिभाषा आती है तो आपको मदद मिल सके। उसके बाद में आगे साथियों, शिक्षा की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने दी है, लेकिन मैं आपको यहाँ 2-3 विद्वानों की महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो बताऊंगा। तो देख लेते हैं अपने शिक्षा की परिभाषा क्या क्या है। शिक्षा की परिभाषा में सबसे जो महत्वपूर्ण जो विद्वान है, सबसे पहले उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने क्या है कि एजुकेशन यानी शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, और प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर क्या है कि इनसे संबंधित पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है। तो अपने देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। दोबारा देख लेते हैं, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ये कौन कहते हैं? स्वामी विवेकानंद। किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। आगे बढ़े जो विद्वान है शिक्षा की जिन्होंने महत्वपूर्ण परिभाषा दी है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या है कि शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है साथियों। देख लेते हैं, शिक्षा से अभिप्राय। गांधी जी क्या कहते हैं कि शिक्षा से अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। बहुत बढ़िया परिभाषा दी गांधी जी ने शिक्षा के बारे में। क्या कहा है कि शिक्षा से अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये परिभाषा किसने दी है? गांधी जी ने। किसकी? शिक्षा की। आगे वाले जो विद्वान है पाश्चात्य संस्कृति के विद्वान है फ्रोबेल, उन्होंने भी एक अच्छी परिभाषा दी है जो अपने यहां चर्चा करना चाहेंगे। फ्रोबेल क्या है कि शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। क्या कहते हैं फ्रोबेल ये कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को
बाहर की ओर प्रकट करता है। दोबारा देख लेते हैं फ्रोबेल क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। तो ये फ्रोबेल की परिभाषा थी। साथियों शिक्षा की अन्य और भी परिभाषाएं हैं, तो आप उनका भी अध्ययन कर लेना। तो आज के चैप्टर में इतना ही। आशा है कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मेरा निवेदन रहेगा कि प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट एवं अवश्य करें। कल एक नए टॉपिक के साथ में इसके आगे वाले पार्ट के लिए हम दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।